Good afternoon, everyone. I am Anamika Sharma, guest lecturer at Government VYT PG Autonomous College, Durg, Chhattisgarh. Today, I am going to discuss the topic amino acid biosynthesis, which is under the syllabus of MSc second semester, paper third, microbial physiology, unit 4. So let's start the topic. तो पहला तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम कि बायोसिंथेसिस क्या है और अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस किस तरह से होता है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड को हम कितने टाइप पे क्लासिफाई किए हैं, और सिंपल क्लासिफिकेशन एक ही टाइप का है कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो जो डिफरेंट अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर रहा है, उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को उन प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के नाम से फैमिली वाइज डिवाइड कर दिया गया है, जैसे ग्लूटामेट फैमिली, हिस्टीडीन बायोसिंथेसिस, सेरिन फैमिली। तो ये जो फैमिली लिखा हुआ है मतलब ग्लूटामेट फैमिली के अंदर और भी 2-3 अमीनो एसिड हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं। इन ग्लूटामेट फैमिली के सारे अमीनो एसिड का प्रिकर्सर एक ही मॉलिक्यूल है। सेम एरोमेटिक फैमिली जो है, जैसे ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, इन तीनों का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एक ही है, इसलिए से एक फैमिली में रखा गया है। सेम एज पाइवरेट फैमिली, एस्पार्टेट फैमिली। पाइवरेट जो है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से जो जो अमीनो एसिड बन रहे हैं उनको हमने पाइवरेट फैमिली में रखा गया है। फिर नेक्स्ट वन है रेगुलेशन ऑफ अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस। जिस तरह से आप ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन पढ़ते हो, एचएमपी का रेगुलेशन पढ़ते हो, डीसी साइकिल का रेगुलेशन पढ़ते हो, वैसे ही अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस का भी रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो सिंथेसिस है वो अमीनो एसिड को प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपको वो अमीनो एसिड नहीं चाहिए, आपकी बॉडी में ऑप्टिमम अमाउंट में है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो ऑप्टिमम अमाउंट में है और हमको एक्सेस अमाउंट में वो अमीनो एसिड नहीं चाहिए, तो हमको उस बायोसिंथेसिस को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करने के लिए हमको रेगुलेशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिसीज ऑफ अमीनो एसिड बायोमेटाबॉलिज्म। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप अपने नोट्स में चाहो तो ऐड कर सकते हो, समरी में ऐड कर सकते हो, पर एज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीएसआईआर नेट में बहुत पूछा जाता है। बायोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी पाथवे हैं उनमें अगर कोई पाथवे नहीं चलता है या कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उसके कारण ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में कुछ डिसीज देखने को मिलते हैं, और ये डिसीज जो है उस स्पेसिफिक अमीनो एसिड के नहीं बनने के कारण होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म के रुक जाने के कारण हो रहे हैं। तो और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सीएसआई नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो इस पीपीटी में जो डिसीज दिए हैं उसके बारे में डिटेल और भी बाद में पढ़ सकते हैं। फिर कंक्लूजन एक छोटा सा कि ये पूरा हमने जो टॉपिक पढ़ा उसका क्या कंक्लूजन निकला और किस तरह से हमने सिंथेसिस को समझा, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सारे अमीनो एसिड हैं वो कहाँ से डिराइव होते हैं? वो डिराइव होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स से। और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन से साइकिल्स के हैं? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इन सारे पाथवेज में जो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, पाइवरेट, फॉस्फेनॉल पाइवरेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये सारे एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करते हैं अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए। बात करते हैं कि जो अमीन ग्रुप है या तो जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से अमीनो एसिड में एसिमिलेट होता है। तो जैसे आपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्लांट नाइट्रोजन फिक्स करता है अपनी बॉडी में, तो वो उसको किस फॉर्म में फिक्स करता है? अमीनो एसिड के फॉर्म में फिक्स करता है। मतलब जो नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में लिया गया पौधों के द्वारा, वो अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप में फिक्स किया जाता है। जनरली जो अमीनो एसिड हैं वो बहुत सारे टाइप के आइडेंटिफाई किए गए हैं, पर उनमें से सिर्फ 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं, 20 कॉमन अमीनो एसिड हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। इन 20 अमीनो एसिड का सिंथेसिस बैक्टीरिया और प्लांट में मोस्टली होता है, पर मैमल्स में मतलब कि ह्यूमंस में और सारे मैमल्स में उसके सिर्फ हाफ अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस होती है और हाफ की नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक पाथवे उनमें नहीं पाया जाता। अब इसके बेसिस पे कि कौन कौन से अमीनो एसिड के सिंथेसिस ह्यूमंस में होती है और कौन कौन से नहीं होती, इसके बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासिफाइड किया गया है। कैसे क्लासिफाइड किया गया है? असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दीज आर दी असेंशियल अमीनो एसिड एंड दीज आर दी नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब हम असेंशियल अमीनो एसिड किसको बोल रहे हैं? ऐसे अमीनो एसिड जिनका सिंथेसिस हम अपनी बॉडी में नहीं कर सकते हैं,
हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, हमको इनको कहाँ से लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको कुछ फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, कुछ ऐसा फूड मटेरियल खाना पड़ेगा जिसमें ये अमीनो एसिड क्या है, प्रेजेंट है, और उसके इंटेक से आपकी बॉडी में ये आ रहे हैं, क्योंकि आप ये खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है, असेंशियल, ये जरूरी है क्योंकि आपको इसको बाहर से लेना है। नॉन एसेंशियल किसे कह रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, इसलिए हमको इसको बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से अमीनो एसिड हुए, जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है और उसको हमको फूड सप्लीमेंट से लेने की आवश्यकता नहीं है। एक एक्सेप्शन आप यहाँ देख रहे हैं कि जो असेंशियल अमीनो एसिड में उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है आर्जिनिन, पर आर्जिनिन का पार्शियल सिंथेसिस कहाँ से होता है, यूरिया साइकिल से होता है हमारी बॉडी में, जहाँ पे ऑर्निथिन बनता है। तो अगर आपने यूरिया साइकिल पढ़ा है तो आप उसमें देखते हो कि उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए। तो आप ये बोल सकते हो कि पार्शियल अमाउंट में जो आर्जिनिन है हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। सिस्टीन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, और इस सिस्टीन के कारण ही जो मिथ्योनिन है उसकी सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में। आप देख रहे हैं मिथ्योनिन जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड में रखा गया है, इसका मतलब सिस्टीन जब बनता है हमारी बॉडी में तो वो फिर मिथ्योनिन की सिंथेसिस करता है। ऐसे मिथ्योनिन सेल्फ हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं जिसमें सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को फ्लो चार्ट में रखा गया है, जिससे आप ये समझ पाए कि कौन कौन से ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल और एचएमपी पाथवे के इंटरमीडिएट हैं जो कि एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं, और उन सारे प्रिकर्सर से कौन कौन से अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ग्लूकोज आप देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में एंटर होता है और उससे बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से दो पाथवे इनिशिएट होते हैं, एक तो ग्लाइकोलिसिस का जिसमें आप आगे देखते हो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये सारी चीजें बनती हैं। और दूसरा पाथवे होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ना बना के क्या बनाएगा, राइबोज 5 फॉस्फेट। ये कहाँ चला जाता है फिर आपका एचएमपी पाथवे में, है ना। तो ये एचएमपी पाथवे में जब ये राइबोज 5 फॉस्फेट बन रहा है तो ये भी एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है किसके लिए, अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिकर्सर हैं जो कि सिंथेसिस कर रहे हैं। तो एक हमने देख लिया राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट किसकी सिंथेसिस कर रहा है, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है हिस्टिडीन का। तो राइबोज 5 फॉस्फेट हमने एक देख लिया। फिर बात करते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम कर रहा है किसके लिए, सेरीन के लिए। तो सेरीन जो है वो किससे बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से, और इस सेरीन से फिर बाद में ग्लाइसिन और सिस्टीन बनता है। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये दोनों मिलके एरोमेटिक अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस करते हैं, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये एक फैमिली हो गया जिसको हम लोग फॉस्फोइनोल पाइरूवेट फैमिली भी कहते हैं या एरोमेटिक अमीनो एसिड फैमिली भी कहते हैं, जो कि इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ कंबाइन होने के साथ बनता है। फिर है पायूरेट। पायूरेट से बनने वाले अमीनो एसिड हैं एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो आप याद रख सकते हैं कि जो वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है इसको आप ब्रांच अमीनो एसिड बोलते हैं। जैसे आप इसको बोल रहे हो एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है ना। तो आप याद इस तरह से रख सकते हो कि जो जितने भी एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं वो फॉस्फेनॉल पायूरेट से बन रहे हैं, जितने ब्रांच अमीनो एसिड हैं वो पायूरेट से बन रहे हैं, और साथ में क्या है, एलेनिन। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, एक है ऑक्सिलो एसीटेट और दूसरा है अल्फा कीटोग्लूट्रेट, जो कि एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है। तो ऑक्सिलो एसीटेट जो फैमिली है उसके थ्रू हम किस किस अमीनो एसिड की सिंथेसिस करते हैं, एस्पराजीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन और मिथ्योनिन। तो ये सारे किससे बन रहे हैं, ऑक्सिलो एसीटेट से। अल्फा कीटोग्लूट्रेट के थ्रू कौन कौन से अमीनो एसिड बन रहे हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन और आर्जिनिन। ये है ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन और आर्जिनिन। तो ये सारे हो गए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, जिसको आप देख सकते हैं कि कौन ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है, कौन एचएमपी से आ रहा है और कौन टीसीए साइकिल से आ रहा है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक फैमिली को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। होपफुली सारे फैमिली हम
डिस्कस कर लें इस वीडियो में, अगर नहीं होगा तो हम इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सबसे फर्स्ट है ग्लूटामेट फैमिली। तो ग्लूटामेट फैमिली जो है वो किसके थ्रू, कौन से प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के थ्रू बन रही है, अल्फा कीटोग्लूटेट। देखो मेनली इस टॉपिक में जो भी याद रखना है या जो भी आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उसको थोड़ा सिंपल बना सकूं ताकि आप उसको अच्छे से याद रख सकें या इजी वे पे याद रख सकें। तो मैं बस वही करने की कोशिश करी हूँ। बाकी जो पाथवे है कि किससे कौन सा मॉलिक्यूल बना, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहे तो आप उसका नाम याद रखें ताकि आप एग्जाम में उस पाथवे को कंप्लीटली लिख सकें। पर अगर आप स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो ये अच्छा होगा ताकि आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, जैसे मैंने बोला सीएसआई नेट में भी इसका क्वेश्चन आता है बहुत बार, अल्फा कीटोग्लूटेट का स्ट्रक्चर पूछता है, ऑक्सिलोएसिटेट का स्ट्रक्चर पूछता है। तो आप अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे तो इस वे पे आपको याद भी हो जाएगा और आपको बाद में भी फिर हेल्प होगी। तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं अल्फा कीटोग्लूटेट से, है ना। तो ग्लूटामेट फैमिली का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है अल्फा कीटोग्लूटेट, उससे बन रहा है ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट है फिर ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन बनाता है। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी हमको समझने की जरूरत है, वो है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन क्या है, आप देखेंगे जो भी पाथवे मैं पढ़ाने वाली हूँ अपनी अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस की, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको अमीनो ट्रांसफरेज लिखा मिल जाएगा। ये अमीनो ट्रांसफरेज क्या है, एंजाइम है जो कि ट्रांसअमीनेज रिएक्शन चलाता है। अब ट्रांसअमीनेज रिएक्शन क्या है, ट्रांसअमीनेज वो रिएक्शन है जिसमें हम अमीन ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से, किसी एक अमीनो एसिड से किसी दूसरे सबस्ट्रेट। अब ये भी हो सकता है कि एक अमीनो एसिड से हमने अमीन ग्रुप लिया और उसको दूसरे किसी ऐसे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर किया जो कि किसी दूसरे अमीनो एसिड का सिंथेसिस कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप की है जहाँ पे आपने अल्फा कीटोग्लूटेट से ग्लूटामेट का सिंथेसिस किया, कैसे हो रहा है ये वो इस तरह से रहा है कि जो अल्फा कीटोग्लूटेट है, आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये आपका कार्बोक्सिल। तो इस अल्फा ग्लूटरेट को अगर आपको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमको जनरल स्ट्रक्चर पता है अमीनो एसिड का कि उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप की कमी है, आप देख लो कार्बोक्सिल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्फा कीटोग्लूटरेट से ग्लूटामेट बनने के लिए ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन हो रही है। इसके लिए किसी भी अमीनो एसिड से हम अमीन ग्रुप का ट्रांसफर कहाँ पे करा रहे हैं, इस अल्फा कार्बन में करा रहे हैं। जब इस अल्फा कार्बन में अमीन ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे से एक डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पे अमीन ग्रुप अटैच हो गया। जैसे यहाँ पे एक अमीन ग्रुप अटैच होता है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लूटामेट का। जो अमीनो एसिड जिसने अमीन ग्रुप ट्रांसफर किया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटो एसिड में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन। ये ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन जनरली अल्फा कीटोग्लूटेट और ग्लूटामेट के बीच में ही होता है। मतलब अल्फा कीटोग्लूटेट जो है वो अमीन ग्रुप ट्रांसफर करता है और ग्लूटामेट बनता है, या तो फिर ग्लूटामेट अमीन ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है और अल्फा कीटोग्लूटेट में कन्वर्ट हो रहा है, पर दूसरे अमीनो एसिड भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हमको ये याद रखने की जरूरत है ग्लूटामेट फैमिली में कि अल्फा कीटोग्लूटेट से ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन से हुआ। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, अमीनो ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में हुआ। अब ग्लूटामेट बन चुका है, अब ग्लूटामेट से हम क्या बना रहे हैं, ग्लूटामिन, प्रोलिन और आर्जिनिन। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लूटामिन कैसे बन रहा है। तो ग्लूटामेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया गया किससे, एटीपी से। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, ग्लूटामिन सिंथेटेज। ये जो एंजाइम है उसने फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ट्रांसफर किया है, आपके इस ऑक्सीजन को रिप्लेस, ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट ग्रुप का बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, ठीक। तो ग्लूटामेट को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, गामा ग्लूटामाइल फॉस्फेट इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ब्रैकेट में दिया हुआ, इसका मतलब बहुत ज्यादा देर तक ये स्टेबल नहीं है। ये फिर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका ग्लूटामिन में। कैसे कन्वर्ट हो रहा है कि एक अमीन ग्रुप जो है वो अमीन ग्रुप इसमें आके ऐड हो रहा है और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जा रहा है। मतलब जहाँ पे हमने पहले फॉस्फेट ग्रुप क्या किया था, ऐड किया था, वो रिप्लेस हो जा रहा है किससे, आपके अमीन ग्रुप से। ठीक, तो ये आपका बन गया क्या, ग्लूटामिन।
तो ग्लूटामेट और ग्लूटामिन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक ही अमीन ग्रुप है और ग्लूटामिन में 2 अमीन ग्रुप है, एक यहाँ पे और एक आप नीचे स्ट्रक्चर में देखेंगे एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर मैं कर्सर हटाऊंगा तो शायद वहां पे विजिबल होगा आपको। तो एक दूसरा अमीन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये बन गया हमारा ग्लूटामिन। कौन सा एंजाइम मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? ग्लूटामिन सिंथेटेज, जिससे कि ग्लूटामिन बन रहा है। आप डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बना कैसे, एक एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हुआ और एक अमीन ग्रुप का अटैचमेंट हुआ। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आप मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पढ़े होंगे। फिर बच गया प्रोलिन और आर्जिनिन। अब इस प्रोलिन और आर्जिनिन की सिंथेसिस किससे हो रही है? ग्लूटामेट से हो रही है। तो यहाँ पे 2 पाथवे जो है वो साथ में चल रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे पर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर है और आपको क्या नहीं दिख रहा है। ठीक, तो जो आर्जिनिन है और जो प्रोलिन है ये दोनों को पहले एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट कैसे किया जा रहा है? एक तो अब देखो जो इस साइड पाथवे चल रही है ग्लूटामेट से ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन। तो ग्लूटामेट से ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? एक फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट हुआ है। कहाँ अटैचमेंट हुआ है? आप देख रहे हैं इस सीड CO जो प्रेजेंट है वहां पे है ना, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ और ये बन गया, जैसे आप पहले भी देखे थे, गामा ग्लूटामाइल 5 फॉस्फेट। अब उस पर्टिकुलर फॉस्फेट ग्रुप के अटैचमेंट से क्या हुआ? ग्लूटामेट एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेट होने के बाद वहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन हो रही है आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? NADPH से NAD में कन्वर्जन हो रहा है, NADP में कन्वर्जन हो रहा है। तो कौन सा एंजाइम यूज होगा यहाँ पे? देखिए डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ था एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? गामा ग्लूटामाइल काइनेज। ठीक, काइनेज एंजाइम क्या करता है हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो काइनेज एंजाइम है वो फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर का काम करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। तो जो फर्स्ट रिएक्शन था वो किसके थ्रू हुआ? गामा ग्लूटामाइल काइनेज के थ्रू। फिर जो सेकंड रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में हो रहा है। आप इसको ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो या तो सिंपल डिहाइड्रोजिनेज बोल सकते हो, जहाँ पे NADPH का यूज किया जा रहा है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। और वहां से प्रोटॉन ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो गया किसमें? ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट में। जब ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट में ट्रांसफर हुआ तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दिया गया और एक H जो हम NADPH से लिए थे वहां जाके अटैच हो गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लूटामेट 5 सेमिल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे अब CHO ग्रुप बन गया है ये इसके रिप्लेसमेंट के कारण। ठीक है, फिर एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्यों नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है स्ट्रक्चर का। जो लीनियर स्ट्रक्चर थी वो आपके सर्कुलर या रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है। तो इस रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्जन के लिए उसको एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्जन से वो क्या बना रहा है? पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट। ये जो पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलेट है वहां पर फिर से एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रिएक्ट करता है और रिडक्शन रिएक्शन करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोलीन में। तो ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों बना आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोलीन का स्ट्रक्चर पहले भी पढ़े होंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रोलीन में एक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जब ये चेन स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो आप देख लो यहाँ पे एक अमीन ग्रुप पहले से प्रेजेंट है ना, और ये एक कार्बन का रिंग बन गया अमीन नाइट्रोजन के साथ। जब हम डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे रिएक्ट करता है और इस NADPH से H ग्रुप ट्रांसफर करता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर रिंग फॉर्मेशन हुआ जो कि प्रोलीन का सिंथेसिस कर रहा है। तो ये आपका हो गया ग्लूटामेट से प्रोलीन सिंथेसिस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए कि ग्लूटामेट से किस तरह आर्जिनिन की सिंथेसिस हो रही है। तो आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए पहला रिएक्शन जो है, कुछ आप देखोगे सिमिलरिटी मिलेगा आपको कुछ रिएक्शन साइड वाली रिएक्शन से जहाँ पे हमने ग्लूटामेट से प्रोलीन का सिंथेसिस किया था, और कुछ भी डिफर करेगा। जैसे कि पहला स्टेप जो ग्लूटामेट से
ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट बनने का क्या था, एक्टिवेशन प्रोसेस। ये एक्टिवेशन प्रोसेस क्या था कि एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे पहला एक्टिवेशन प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे पहला है हम यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं ग्लूटामेट में। तो हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि यहाँ ग्रीन में दिख रहा है आपको, CH3 डबल बॉन्ड O COASH, है ना। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है और एसिटाइल ग्रुप जो है वो ग्लूटामेट से जाके बाइंड कर जाता है। ठीक, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है फिर, एन एसिटाइल ग्लूटामेट। ठीक, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एन एसिटाइल ग्लूटामेट का। अब इसके बाद एन एसिटाइल ग्लूटामेट में ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या हो रहा है, जे सेम रिएक्शन जो यहाँ पे हुआ था, एक एटीपी जो है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करता है किसमें, इस कार्बन पे। जो ये O था उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। कौन ये रिएक्शन करा रहा है, मेनली आपका ऑब्वियसली काइनेज कराएगा, जिस तरह से काइनेज यहाँ पे करा रहा था। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो क्या बन गया, एन एसिटाइल ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट बन गया। तो आप स्ट्रक्चर यहाँ से बना सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो भी, कि यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, जिससे हम इसको क्या लिख रहे हैं, एन एसिटाइल 5 फॉस्फेट, क्योंकि जो पोजीशन है फॉस्फेट के अटैचमेंट की वो 5th कार्बन में है। ठीक, फिर सेम रिएक्शन जैसे यहाँ पे हुआ था, रिडक्शन रिएक्शन हुआ, NADPH से H ग्रुप का ट्रांसफर हुआ किसमें, एन एसिटाइल 5 फॉस्फेट में, और वो बन गया एन एसिटाइल 5 सेमीएल्डिहाइड। अब यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रही है, जो कि वहां पे नहीं हुई थी। एन एसिटाइल ग्लूटामेट 5 फॉस्फेट से ट्रांसएमिनेशन के थ्रू अमीन ग्रुप ट्रांसफर किया गया इस जगह पे, मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्लेस किया गया अमीन से। ठीक है, तो यहाँ ग्लूटामेट जो है अमीन ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है और अल्फा कीटोग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जो प्रोडक्ट बना उसको हम क्या बोल रहे हैं, एन एसिटाइल ऑर्निथिन। अब सारे स्टेप्स का जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं, वो सारे एंजाइम आप यहाँ पे स्टेप वाइज देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी 8 स्टेप बताया ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन का, वहां पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, एन एसिटाइल ऑर्निथिन डेल्टा अमीनो ट्रांसफरेज। अगर आप पूरा नहीं लिखोगे, सिर्फ अमीनो ट्रांसफरेज भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको अगर रिएक्शन याद है कि कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन कराता है, तो आपको ये एंजाइम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉस्फेट ग्रुप जब ट्रांसफर हो रहा है तो काइनेस है, जहाँ पे NADPH NADP में कन्वर्ट हो रहा है, या NADH NAD में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। जहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, वहाँ लाइज यूज होगा। विदाउट हेल्प ऑफ वाटर हो रहा है तो सिंथेटेज यूज होगा। तो इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर एंजाइम का फंक्शन याद रखना पड़ेगा, तो आपको एंजाइम याद रखने की जरूरत नहीं। फिर एन एसिटाइल ऑर्निथिन से ऑर्निथिन का फॉर्मेशन हुआ है, और ऑर्निथिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस एसिटाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया। कैसे रिप्लेस किया गया, यहाँ पे एक एंजाइम यूज हुआ है डीएसिटाइलेज। ऑब्वियसली क्या काम कर रहा है डीएसिटाइलेज, एसिटाइल ग्रुप को रिप्लेस करने का काम कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डीएसिटाइलेज। तो जब ये एसिटाइल ग्रुप इस स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होता है तो ऑर्निथिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ऑर्निथिन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्या है, NH3 CH2 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 CHNH2 C डबल बॉन्ड 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 अमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। जब अगर आप आर्जिनिन का स्ट्रक्चर पहले पढ़े होंगे तो आपको पता है कि पर्टिकुलर आर्जिनिन में 3 अमीन ग्रुप है। तो इस ऑर्निथिन से आर्जिनिन का फॉर्मेशन, हमने पहले भी कहा था कि आर्जिनिन जो है वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, पर क्योंकि ऑर्निथिन का सिंथेसिस हो रहा है तो ऑर्निथिन यूरिया साइकिल के थ्रू आर्जिनिन का सिंथेसिस कर सकता है। तो ऑर्निथिन से आर्जिनिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यूरिया साइकिल के थ्रू हो रहा है। ये जो ऑर्निथिन है ये एक और जगह से बन सकता है, वो कौन सा है, ग्लूटामेट 5 सेमीएल्डिहाइड, जो कि इस स्ट्रक्चर से दिया हुआ है कि जब आप ग्लूटामेट 5 सेमीएल्डिहाइड का ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो भी आपको ऑर्निथिन मिलता है और आप वहां से आर्जिनिन की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्लूटामेट फैमिली यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जैसे आप इस फैमिली के डिस्क्रिप्शन से समझ गए होंगे कि आपको ही ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप इसको बार बार अगर बना के देखेंगे और रीड करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैमिली में, हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस। हिस्टिडीन जो सिंथेसिस है वो एक ही प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से हो रही है और ये एक ही अमीनो एसिड है इस फैमिली का। वो तो कौन सा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, राइबोस 5 फॉस्फेट।
कहाँ से, कौन से मेटाबॉलिक पाथवे से है, ये एचएमपी पाथवे से है। ठीक, राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मेनली जो है हिस्टीडीन का सिंथेसिस करता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है? 5 फॉस्फोराइबोसाइल अल्फा पायरोफॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्टिव एटम। ये एक्टिव एटम जो है वो राइबोस 5 फॉस्फेट से बनता है। ठीक, ये जो पर्टिकुलर एफ फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट है, इसको हम लोग पीआरपीपी भी बोलते हैं। इस पीआरपीपी का डिस्क्रिप्शन में भी आपने पायरीन सिंथेसिस में या पिरिमिडिन सिंथेसिस में पढ़ा होगा, क्योंकि साल्वेज पाथवे में यूज होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप शायद इसको पढ़े होंगे। ये यहाँ पे भी यूज हो रहा है, ये हिस्टीडीन का सिंथेसिस करेगा। आप देखेंगे राइबोस 5 फॉस्फेट से पीआरपीपी कैसे बन रहा है। तो जो राइबोस 5 फॉस्फेट है वो एटीपी के साथ रिएक्शन करता है, और एटीपी के साथ रिएक्शन करने से फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है किसमें? राइबोस 5 फॉस्फेट में। और वो किसका फॉर्मेशन करता है? फॉस्फोराइबोसिल अल्फा पायरोफॉस्फेट का। ये हम लोग रिएक्शन आगे देख लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे हमने जो रिएक्शन डिस्क्राइब किया कि राइबोस 5 फॉस्फेट एटीपी के साथ रिएक्शन करेगा, और उसमें जब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक, तो ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो फिर एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन में काम कर रहा है। जो ऊपर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किसका है? फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट का पीआरपीपी। अब इस पीआरपीपी से हिस्टीडीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पहला स्टेप जो कि कौन सा एंजाइम करा रहा है? ट्रांसफरेज एंजाइम करा रहा है। क्या कर रहा है? पीआरपीपी जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एटीपी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और एटीपी के साथ रिएक्शन करके वो पायरोफॉस्फेट रिलीज कर रहा है। पायरोफॉस्फेट रिलीज कर रहा है मतलब कि जो ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप अटैच था पीआरपीपी के स्ट्रक्चर में, वो वहां से रिमूव हो जाएगा, और वहां पे क्या अटैच हो जाएगा? आपका एटीपी अटैच हो जाएगा। ठीक, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? N15 फॉस्फोराइबोसाइल एटीपी। ठीक, फॉस्फोराइबोसाइल पहले भी था, पायरोफॉस्फेट वहां से हट गया, वहां उसकी जगह क्या आ गया? एटीपी आ गया। कौन सा एंजाइम था? ट्रांसफरेज एंजाइम था। अब ये जो फॉस्फोराइबोसिल एटीपी बना है, ये जो है वो कन्वर्ट होगा N15 फॉस्फोराइबोसाइल फॉस्फेट में, है ना। ये कौन सा एंजाइम कर रहा है? पायरोफॉस्फो हाइड्रोलेज। ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो क्या करेगा? ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है वो पर्टिकुलर, आप देखेंगे जो राइबोज में प्रेजेंट दो फॉस्फेट ग्रुप है उसको वहां से रिमूव कर देगा। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो पायरोफॉस्फेट जो है इस रिएक्शन में रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोलेज एंजाइम क्या कर रहा है? बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, और ब्रेक करके आपको बना के दे रहा है क्या? N15 फॉस्फोराइबोसाइल, है ना। फिर ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को कौन सा एंजाइम कैटलाइज कर रहा है? फॉस्फोराइबोसाइल एएमपी साइक्लोहाइड्रोलेज। एएमपी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जब दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो अब एटीपी ना रह के वो क्या हो गया? एएमपी हो गया। ठीक, तो अब ये जब कैटलाइज करता है तो ये प्रोडक्ट बना रहा है N15 फॉस्फोराइबोसाइल फॉर्मीमिनो 5 अमीनो इमाइडाजोल। ठीक, ये जो इमाइडाजोल बना, ये पर्टिकुलर फिर कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं वो अनस्टेबल प्रोडक्ट हैं, जो कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेन रिएक्शन जो यहाँ पे आ रहा है कि जो सेकेंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, फिर वो ट्रांसअमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बना रहा है? इमिडाजोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है जो कि प्यूरिन सिंथेसिस में चल जाता है, जिसको हमको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। हमको यहाँ पे मेन फोकस किस में करना है? इमिडाजोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। इमिडाजोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट में मेन बात ये है कि जो ये कन्वर्जन हुआ बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का, उसने यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, जो कि ये बैकबोन है हिस्टीडीन का, है ना। आप देखते हो अमीनो एसिड में जो है एक तो प्रोलीन का रिंग स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफिक है, और दूसरा हिस्टीडीन का। अब जो ये इमिडाजोल ग्लिसरॉल फॉस्फेट बना, वो किस एंजाइम के थ्रू कैटलाइज हो रहा है? हाइड्रेटेज।
ये हाइड्रेटेज एंजाइम कर क्या रहा है, यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहा है, ठीक। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेज। वाटर कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो रहा है। इस कारण से अब यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और CH2 हो गया। कौन सा प्रोडक्ट बना, इमेडाजोल एसिटोल फॉस्फेट। फिर से एक ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा और इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू किसका फॉर्मेशन हुआ, हिस्टिडिनॉल फॉस्फेट। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से क्या हुआ, ये यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O वाला जो ग्रुप था वो हटा और इस CH2 में एक H ग्रुप रिमूव होके वहां पे अमीन ग्रुप का अटैचमेंट हो गया, ठीक। अब फिर नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा 8th स्टेप है ना, उस स्टेप में क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलर एंजाइम है फॉस्फेटेज, वो फॉस्फेटेज एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर रहा है। जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे H मतलब कि प्रोटॉन का एडिशन कर रहा है, सॉरी OH का एडिशन कर रहा है, किससे, वाटर से, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आया स्ट्रक्चर में कि जो फॉस्फेट ग्रुप था वो हट गया और उसकी जगह CH2OH आ गया। इसको हम लोग बोल रहे हैं एल हिस्टिडिनॉल, ठीक। हिस्टिडिनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, COH मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ऑल आ रहा है। अब इसको हमको रिमूव करना है, तभी यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करके किस में ट्रांसफर करेगा, NADH में। और उसके ट्रांसफर से जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, हिस्टिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा छोटा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हिस्टिडीन का बायोसिंथेसिस पाथवे था। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहे तो मैं फिर से बोल दूं कि आपको प्रोडक्ट के नेम आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप उस बायोसिंथेसिस को डिस्क्राइब कर सकें विद द एंजाइम। फिर हम बात कर रहे हैं दी सेरीन फैमिली। जो सेरीन फैमिली है उसमें प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक। तो इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं, सेरीन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। तो सबसे पहले सिंथेसिस 3-फॉस्फोग्लिसरेट से किसका होता है, सेरीन का होता है। कैसे सिंथेसिस हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करके NAD+ से NADH बनाता है। अब ये NAD+ से NADH कैसे बना रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से प्रोटॉन रिमूव करे रिडक्शन रिएक्शन करके। इस रिडक्शन रिएक्शन से हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, फॉस्फोहाइड्रोक्सीपाइरुवेट, ठीक है। ये जो 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सीपाइरुवेट मिला, फिर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन करता है ग्लूटामेट के साथ और कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोसेरीन में। ये फॉस्फोसेरीन फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉस्फेट ग्रुप को वहां से रिमूव करता है और सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट था, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट किया, क्या किया, H ट्रांसफर किया NADH में और उसको कन्वर्ट कर दिया 3-फॉस्फोहाइड्रोक्सीपाइरुवेट में। फिर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हुआ, उससे क्या होगा, अमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह एक अमीन अटैच हो गया जिससे हमको बोल रहे हैं 3-फॉस्फोसेरीन। अब हमको क्या हटाना है, यहाँ से ये फॉस्फेट ग्रुप हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, फॉस्फेटेज की हेल्प से हटेगा। तो उस फॉस्फेटेज ने क्या किया, पर्टिकुलर उस फॉस्फेट ग्रुप को उस CH2 से रिमूव कर दिया, ठीक। तो जैसे ये रिमूव हुआ तो यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सेरीन का फॉर्मेशन कर रहा है। जो फॉस्फेट ग्रुप हटा तो वहां पे एक H ग्रुप का एडिशन हुआ और बन गया सेरीन। तो ये सिंपल सिंथेसिस हो गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन का। अब हम देखते हैं कि सेरीन से किसका किसका फॉर्मेशन हमको देखना है, ग्लाइसिन का और सिस्टीन का, ठीक है। तो
पहले हम देखते हैं कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। वन स्टेप फॉर्मेशन है, आप उसको दो स्टेप में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आप वन स्टेप में भी समझ सकते हैं। सेरीन से ग्लाइसिन कैसे बनेगा? ग्लाइसिन जो है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, जहाँ पे इसके आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट है? सिर्फ H प्रेजेंट है। और आप जब सेरीन का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे भी H ही प्रेजेंट है, पर सॉरी यहाँ पे भी छोटा ही आर ग्रुप है, पर वो CH2OH प्रेजेंट है। तो हमको ये CH2OH जो है यहाँ से रिमूव करना है, ये समझ लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे रिमूव हो रहा है? यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है, सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। हाइड्रोक्सी मिथाइल ये हुआ, इसका हम ट्रांसफर कर रहे हैं किससे? सेरीन से। तो इस तरह से आप एंजाइम का नाम याद रख सकते हो। सेरीन से हमने हाइड्रोक्सी मिथाइल का क्या किया? ट्रांसफर। किस एंजाइम की हेल्प से? सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? यहाँ पे टेट्रा हाइड्रोफोलेट यूज हो रहा है। ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट में इस हाइड्रोक्सी मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जा रहा है N5N10 मिथाइलिन हाइड्रोफोलेट। ठीक, इस ट्रांसफर से क्या हुआ? इस ट्रांसफर से हुआ ये कि जो ये CH2OH ग्रुप था वहां से रिमूव हो गया, और यहाँ पे एक H ग्रुप का एडिशन हो गया, और ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन हो गया। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से सेरीन का सिंथेसिस भी बहुत इजी था, और सेरीन से ग्लाइसिन का सिंथेसिस भी बहुत इजी, आप इजीली याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टीन की। सिस्टीन से सेरीन से सिस्टीन बनाने के लिए हमको होमोसिस्टीन की जरूरत होती है। होमोसिस्टीन किसको बोल रहे हैं? अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे सिस्टीन और होमोसिस्टीन का, तो डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे एडिशनल CH2 ग्रुप है, ठीक है। तो ये CH2 जो ये होमोसिस्टीन है वो कैसे बनता है? वो मिथियोनिन के ब्रेकडाउन से बनता है। मतलब कि अगर मिथियोनिन अमीनो एसिड जो है वो ब्रेकडाउन होता है तो वो एक बाई प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम बोल रहे हैं होमोसिस्टीन। ये बाई प्रोडक्ट फिर सिस्टीन के सिंथेसिस में यूटिलाइज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ हम समझते हैं कि कैसे होमोसिस्टीन और सेरीन मिलके क्या बना रहे हैं? सिस्टीन बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया होमोसिस्टीन का, जिसमें आप देख रहे हो कि एक एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और एक सल्फाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। सल्फाइड जो है वो मेन बोल सकते हैं आप ग्रुप है जो प्रेजेंट होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन में। तो यहाँ पे दो CH2 प्रेजेंट है, और ये सेरीन का स्ट्रक्चर है जो हम पहले भी देख चुके हैं, CH2OH NH3 और कार्बोक्सिल। कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है सिस्टरथायोन बीटा सिंथेज। सिस्टरथायोन बीटा सिंथेज क्या कर रहा है? ये तो यहाँ पे सिंथेटेज नहीं है, सिंथेज है। सिंथेज एंजाइम क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करेगा फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। अब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल वो कैसे कर रहा है? रिमूवल वो कर रहा है, ये जो OH ग्रुप है वो इस H ग्रुप के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ से रिमूव हो जा रहा है। रिमूव होने से क्या हो रहा है? इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि आप देख लो ये पूरा स्ट्रक्चर होमोसिस्टीन से आया है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेरीन से आया। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टरथायोन। ठीक, ये सिस्टरथायोन फिर लाइज एंजाइम के थ्रू कैटलाइज होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिस्टरथायोन गामा लाइज। क्या कर रहा है गामा लाइज एंजाइम? ये गामा लाइज एंजाइम सिंपल इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा है वाटर की हेल्प से। ठीक है, लाइज एंजाइम क्या करता है? वाटर का यूटिलाइजेशन करता है और बॉन्ड का ब्रेकेज करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आपका बॉन्ड है वो लाइज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। इस ब्रेकडाउन से हुआ क्या? हुआ ये वाटर की हेल्प से कर रहा है। तो यह जो H2O है उसमें से एक H जो है वो किसके कहाँ एडिशन हो गया? इस H2 के पास, CH2 के पास, और एक H ग्रुप का एडिशन कहाँ हो गया? इस S के पास। तो ये क्या बनेगा आपका इधर? CH2 CH3। ठीक, एक एडिशन इधर हुआ, और ये क्या बन गया? SH। तो ये जो स्ट्रक्चर बना जो आप देख रहे हो CH NH3 C डबल बॉन्ड O और CH2SH, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? सिस्टीन का। तो इस तरह से सिस्टीन का फॉर्मेशन जो है वो किससे हो रहा है? होमोसिस्टीन और सेरीन से। जो दूसरा इंटरमीडिएट बना वो क्या है? अल्फा कीटोबिट्रेट। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो सेरीन फैमिली है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बहुत सिंपल और शॉर्ट है इसका मेटाबॉलिक पाथवे।
तो सेरिन फैमिली आप इजीली याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक फैमिली। ये जो एरोमेटिक फैमिली है वो हम दूसरे वीडियो में फिर से बनाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम लोग अभी इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं।